हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। मैं कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके 2019 से लेकर 2023 का जो अभी आपके लास्ट एग्जाम्स हुए थे ना, मार्च जून वाले, उस तक के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। हम टोटल 20-25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस क्लास में और सभी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज रहेंगे। आपको काफी हेल्प मिलेगी और ये पता भी चलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और अब दिसंबर वाले एग्जाम में आप कैसे है ना तैयारी कर सकते हो उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन का कोट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड टुमारो व्हाट यू वांट। ठीक है, कि आप जिस तरीके से अपना कल चाहते हो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी होगी। आप चाहते हो कि आपका कल बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको अपने आज में मेहनत करनी होगी। आज में मेहनत करोगे, आज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फायदा उठा के आज में अगर मेहनत करोगे तो कल जो है, जो आपने सोचा है कि आपका कल ऐसा होना चाहिए, वो डेफिनेटली फिर आप उसको अचीव कर पाओगे, उस सक्सेस को डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। लेकिन कल को बनाने से पहले आपको आज मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो मेहनत के लिए अभी से ही लग जाओ। ठीक है, अब चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके 2019 के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉजिक। जो आपकी डायलॉजिक मेथड होती है ना टीचिंग की, तो वो इन चारों पांचों में से कौन सी आपकी डायलॉजिक मेथड ऑफ टीचिंग है वो आपको बताना है। शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाता है। संवादात्मक यानी कि डायलॉजिक मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी होती है, जिसमें हम डायलॉग का प्रयोग करते हैं, हम बोल के उस मेथड को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि इन सभी एफ में से कौन सी हमारी डायलॉजिक मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा एक तो समस्या समाधान विधि, ठीक है, एक होगा हमारा संवाद मूलक प्रस्तुति और एक होगा हमारा अनुशिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी, ई और एफ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बी, ई और एफ आपका करेक्ट आंसर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन और ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये आपके डायलॉजिक मेथड ऑफ टीचिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, From the list given below, identify those competencies of an effective teacher which relate to the domain of personality and attitudes। यानी कि नीचे दी गई सूची से एक प्रभावी शिक्षक की उन दक्षताओं की पहचान करें जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित हैं। हमको वो कॉम्पिटेंसीज बतानी है जो कि टीचर से जुड़ी हुई है और टीचर की पर्सनैलिटी और उसके एटीट्यूड से जुड़ी हुई है। वो कॉम्पिटेंसीज कौन सी होगी वो हमको बताना है। क्या वो लोकस ऑफ कंट्रोल है, क्या वो कम्युनिकेटिंग है, मैनेजिंग है, सेल्फ एफिकेसी है, टीचर्स एंथुजियाज्म है, या फिर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली, कौन सी है वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब ये करेक्ट आंसर कैसे है, लोकस ऑफ कंट्रोल। अब पर्सनैलिटी और एटीट्यूड किस चीज से जुड़े हुए हैं, किस चीज से संबंधित है वो हमको देखना है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण का ठिकाना। ठीक है, एक टीचर के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सके, क्लास के अंदर कंट्रोल कर सके, मतलब उनके ऊपर तानाशाही कर सके, वो वाला कंट्रोल नहीं। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई कुछ गलत हरकत कर रहा है तो उनपे थोड़ा अपना कंट्रोल रख सके। ठीक है, तो वो वाला कंट्रोल उस टीचर के पास में होना चाहिए, टीचर की पर्सनैलिटी में होना चाहिए। सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए यानी कि स्व प्रभावकारिता होनी चाहिए और एंथुसियाज्म भी होना चाहिए यानी कि उत्साह, शिक्षक का उत्साह भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट फोकस्ड। यानी कि शिक्षण के किस स्तर में निचले स्तर के सीखने के परिणाम केंद्रित होते हैं। यानी कि सबसे निचला लेवल जो है, जो हमने है ना 3 लेवल्स पढ़े थे टीचिंग के, उसमें से सबसे लोअर लेवल कौन सा है लर्निंग का वो हमको बताना है। क्या मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है या फिर ऑटोनॉमस है। तो वो हमको पता है कि ये मेमोरी लेवल ही होता है यानी कि स्मृति स्तर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2019 के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से उन कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावशालीता में योगदान नहीं देते हैं। वो हमको फैक्टर्स बताने हैं जो टीचिंग की जो इफेक्टिवनेस होती है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं। सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है क्या टीचर का, टीचर्स स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट यानी कि छात्रों को खुश करने में शिक्षक का कौशल,
टीचर सब्जेक्ट नॉलेज या फिर टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद द स्टूडेंट। कौन सा इसका सही आंसर होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और डी। क्यों इसका करेक्ट आंसर होगा? हमसे पूछा था कि वो फैक्टर्स बताने हैं जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस के फैक्टर्स ना हो, टीचिंग में प्रभावशालिता ना दे, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो टीचिंग के ऊपर इफेक्टिव होता है, ठीक है, टीचिंग में प्रभावशालिता देता है। तो यानी कि ये वाला एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अब सी इसमें आ रहा है तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है चूज द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर सेल्फ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ डिलीवरी इन क्लासरूम। यानी कि निम्नलिखित में से कक्षा में स्वयं पर, संचार की विधियों पर और विवरण की विधियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? कक्षा के अंदर खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, संचार की विधियों पर कंट्रोल होना चाहिए और विवरण की विधियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ये सारी जो आपकी है ना एक्टिविटीज है वो किस व्यक्ति से जुड़ी हुई है? छात्र से, शिक्षक से, श्रोता से या फिर आगंतुक से यानी कि विजिटर से? तो ये जुड़ी हुई है आपकी शिक्षक से यानी कि आपकी टीचर से जुड़ी हुई है। एक क्लास के अंदर टीचर को पता होना चाहिए कि उसको कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कैसे उसको कौन कौन से मेथड ऑफ डिलीवरी का यूज करना है अपनी टीचिंग को पढ़ाते टाइम पे। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं आपके टीचर के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है चूज 2 फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। यानी कि उन 2 कारकों को चुनिए जो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। वो फैक्टर्स हमको बताने हैं जो स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर प्रभावित नहीं करते हैं यानी कि उस पे है ना प्रभाव नहीं डालते हैं। तो पहला है लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ, बिलीफ इन गॉड, इंडिविजुअल एटीट्यूड्स या फिर टीचर्स लोअर एक्सपेक्टेशंस। वो फैक्टर्स बताने हैं जो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर नहीं डालते हैं। तो एक तो हो गया आपका बिलीफ इन गॉड और एक हो गया आपका इन डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। बस ये 2 ही हमको बताने थे। अब आप चाहे आपका भगवान में विश्वास है या फिर ना नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो शैक्षणिक प्रदर्शन है, जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे आप भगवान पे बिलीव करो चाहे मत करो, आपकी पढ़ाई पे उससे क्या असर पड़ेगा, है ना। और एक बोला है आपका सी ऑप्शन, क्या बोला है? राजनीति के प्रति उदासीन रवैया। अब आपके चाहे राजनीति के प्रति जो भी आपका रवैया हो उससे आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये 2 ही फैक्टर हमसे पूछे थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। ये थे आपके सभी 2019 के क्वेश्चंस। अब आएंगे आपके 2020 वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच विल बी कैटेगराइज्ड एज द हायर टाइप ऑफ लर्निंग। जो हमने कॉग्निटिव डोमेन देखा था टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, उसमें सबसे हायर लर्निंग ऑब्जेक्टिव किसके अंदर होता है वो हमको बताना है। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन में, एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल एलिमेंट्स पे या फिर एप्लीकेशन के अंदर, सिंथेसिस के अंदर या फिर इवेल्युएशन के अंदर सबसे हाईएस्ट किसके अंदर होता है? तो हमने देखा था सबसे हाईएस्ट होता है आपका एनालिसिस के अंदर, सिंथेसिस के अंदर और इवेल्युएशन के अंदर। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी ना मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में, टोटल मैंने उसके 6 स्टेप्स बताए थे। तो सबसे हायर स्टेजेस में आपकी आती है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। बस ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, बाकी क्वेश्चन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का ही है, ठीक है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उच्चतर कौन सा होगा इसमें? एक तो होगा आपका मूल्यांकन करना, ठीक है, एक होगा आपका विश्लेषण और एक होगा आपका क्या? अवधारणा, ठीक है। यानी कि 2, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनी नॉलेज एंड एबिलिटी। यानी कि 2 आपको कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है, गलत है, क्या है, वो आपको बताना है। तो पहला आपको कथन बताया हुआ है इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उनकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। और दूसरा बोला है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। यानी कि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। कौन सा इसमें से सही होगा वो हमको बताना है।
तो इसमें पहले वाले में क्या बोला है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो हम करते हैं, ज्यादातर जो भी टेस्ट लिए जाते हैं वो बच्चे की अपर जो भी उसकी सबसे हाईएस्ट नॉलेज है उसको देखने के लिए करते हैं। क्या बिल्कुल सही बात है। और दूसरा बोला है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। जो कुछ टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट होते हैं वो हम स्पेसिफिकली बच्चे के बिहेवियर को चेक करने के लिए बनाते हैं। तो ये बात भी सही है, यानी कि दोनों ही कथन आपके सही है, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अगेन आपसे दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है या गलत है, जो भी है वो आपको बताना है। तो पहला आपका असर्शन दिया हुआ है, इवेल्युएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। अब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ चुका है और यहाँ पे आपका फॉर्मेटिव वर्ड आ चुका है। ये मैंने दोनों कीवर्ड आपको अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के अंदर बताए थे। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको बिना पढ़े ही क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा, वो दो शब्द देख के ही। फिर दूसरा रीजन बोला है आपका, द फॉर्म ऑफ सच इवेल्युएशन इज इंफॉर्मेशन एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। अगेन यहाँ पे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल टीचिंग आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बोला है आपसे, जो आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है उसके बारे में आपको दो कथन दिए हुए हैं। पहला बोला है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं क्या, और दूसरा पूछा है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी हम पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाने के दौरान करते हैं क्या। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन आपके सही हैं और जो इसकी व्याख्या है वो भी एकदम सही है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट क्यों होता है फॉर्मेटिव के अंदर, क्योंकि ये पढ़ाने के दौरान होता है इसलिए। तो दोनों कथन भी सही है और ये जो दूसरा वाला है इसकी व्याख्या भी एकदम सही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी कीवर्ड्स बताए थे कि फॉर्मेटिव आ जाए तो वहां पे इम्प्रूवमेंट लिखा होगा और वहां पे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे 2021 के कुछ क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन बोला है, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग में आप एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग करते हो। अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध भी कहा जाता है, स्मृति स्तर को, अवबोध स्तर को, विमर्शी चिंतन स्तर को, या फिर स्वायत्त विकास स्तर को। तो हम कहते हैं विमर्शी चिंतन स्तर को, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल को हम एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं बोला है, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग बोला है, जिसके अंदर हम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं, सिर्फ चीजों को समझते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं, जो हमारे पास में ज्ञान है हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं और दूसरी नई नई नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं एक्सप्लोरेशन से। तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बोला है। अंडरस्टैंडिंग से भी एक ऊपर वाले स्टेज के बारे में बोला है जो कि है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, यानी कि श्वेत मुक्त अधिगमकर्ताओं की विशेषताएं बतानी है। इंडिपेंडेंट लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या विशेषताएं होती है, वो आपको बतानी है। अब दो तरीके के लर्नर्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट वो लर्नर होगा जो कि छोटा बच्चा होगा जिसको कुछ अभी नहीं पता है, जो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट बच्चा भी बड़ा हो चुका है, अब उसको सब कुछ पता है, इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो अब खुद से चीजों को कर सकता है। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कौन सा इंडिपेंडेंट लर्नर का विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमको बतानी है। पहले बोला है सीक्स गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम द टीचर, दूसरा बोला है फोकस ऑन डिटेल ऑफ करिकुलम मटेरियल, फिर बोला है लाइक्स टू कॉम्पिटेंट, रिलेट्स कॉन्सेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और फिर बोला है कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी, सी और ई है वो इसके करेक्ट आंसर है। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी, सी और ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है, आपसे पूछा था इंडिपेंडेंट लर्नर, इंडिपेंडेंट लर्नर फोकस करते हैं आपके करिकुलम मैटर पे। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, वो कॉम्पिटेंस के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि है ना compete करने के लिए, कंपटीशन के लिए वो तैयार रहते हैं। और फिर बोला है कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी कि वो खुद से ही चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, खुद से ही वो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, उनको किसी टीचर की जरूरत नहीं होती है। तो हाँ, ये बात भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, बी, सी और ई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी
और ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। पाठन सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रतिस्पर्धी बनना पसंद होता है यानी कि कॉम्पिटिटिव बनना पसंद होता है, और सूचनाओं को स्वयं व्यवस्थित कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोटी टू लर्निंग इन द क्लासरूम। और नेक्स्ट बोला है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज फॉर्मल वेयर एज समेटिव इज इनफॉर्मल। हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर गलत है। हिंदी में क्या लिखा है, अधिगम प्रक्रियाओं में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। और दूसरा बोला है निर्माणात्मक आकलन औपचारिक होता है जबकि संकलनात्मक जो है वो अनौपचारिक होता है, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है वो हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला बोला है कि लर्निंग का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो लर्निंग के प्रोसेस के अंदर एंगेज्ड रहे। एंगेज्ड रहना यानी कि है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर संलग्न रहे, उसमें बिजी रहे। तो बिल्कुल सही बात है, लर्निंग का मतलब यही होता है कि क्लास के अंदर बच्चे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ते रहें, उनको समझते रहें, उनमें ही वो बिजी रहें। और दूसरा बोला है कि फॉर्मेटिव जो है वो आपका फॉर्मल होता है, लेकिन समेटिव आपका इनफॉर्मल होता है। नहीं, समेटिव बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है, यानी कि पहला कथन ट्रू है लेकिन दूसरा गलत है आपका। पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एज प्रोवाइडेड बाय आईसीटी बेस्ड गैजेट इज इंटेंडेड टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। क्या बोला है, सबसे पहले तो समझो कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं। वो सिस्टम जो कि टीचिंग को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं मतलब टीचिंग को पढ़ाते टाइम पे जो भी चीजें आपकी हेल्प करती है वो आपकी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होते हैं। अब इसमें वो कौन से मेथड बोले हैं, आईसीटी बेस्ड, जो कि आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए आपकी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। वो गैजेट्स क्या करते हैं, क्या वो लर्निंग को ऑप्टिमाइज करने में, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज मतलब ज्यादा से ज्यादा लर्निंग को इंश्योर करते हैं क्या। और फिर रीजन बोला है एनी मीनिंगफुल सपोर्ट इन टीचिंग हैज टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन ऑग्यूमेंटिंग लर्निंग कंडीशंस एंड आउटकम। हिंदी में बता देती हूँ एक बार। पहला बोला है आपसे अभिकथन बोला है आईसीटी आधारित गैजेट में यथा उपलब्ध अध्ययन सहायता प्रणाली का आशय अधिगम और अधिगम सामग्री में रुचि के यथोष्टीकरण से है क्या। और दूसरा कारण क्या दिया है, अध्यापन संबंधी हर सार्थक सहायता समर्थन अधिगम की परिस्थितियों और परिणामों के संवर्धन में उपयोगी होनी चाहिए। तो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है वो हमको बताना है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। आईसीटी क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है और ये आपके लर्निंग आउटकम्स के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन आपके सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है और जो इसकी व्याख्या है वो भी एकदम सही है। ठीक है, अब आपके हम 2022 वाले क्वेश्चंस पे आ गए हैं। हमने 19 वाले क्वेश्चन देख लिए, हमने 20 वाले क्वेश्चन देख लिए, हमने 21 के क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट्स हॉलिस्टिकली अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन। यानी कि अगर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, हॉलिस्टिक यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके उसका, तो टीचर को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए। हिंदी में क्या लिखा है, विद्यार्थियों के समग्र रूप से विकास के लिए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए, केवल विषय का ज्ञान पर या फिर मंद अधिगमकर्ताओं के लिए औपचार है ना उपचारात्मक कक्षाओं पर या फिर अवधारणा को भली भांति स्पष्ट करने पर या फिर मूल्यों संबंधी शिक्षा के साथ साथ परिणाम आधारित शिक्षा पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलॉन्ग विद वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका आउटकम तो अच्छा आए ही आए, लेकिन साथ ही साथ जो वैल्यूज है, जो मॉरल वैल्यूज, जो एथिक्स हैं वो भी बच्चे के अंदर होने चाहिए, तभी तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। यानी कि जो रटन विद्या होती है उससे हम किस लेवल को अचीव कर सकते हैं। रटन के अधिगम द्वारा निम्नलिखित में से ब्लूम्स के वर्गीकरण का कौन सा स्तर प्राप्त किया जा सकता है।
रिमेम्बरिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको ये भी कीवर्ड बताया था, रिमेम्बरिंग के अंदर हम रोट लर्निंग करते हैं यानी कि रटते हैं, ठीक है। अप्लाइंग के अंदर उस चीज को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, एनालाइजिंग के अंदर उसका विश्लेषण करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग में उस चीज को समझते हैं। तो रोट लर्निंग किसमें हम करते हैं, रिमेम्बरिंग के अंदर। और क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी छोटा है, उसको चीजें नहीं पता है कि उसको कैसे समझनी है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे अपने जीवन के अंदर उसको अप्लाई करना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जब भी वो लर्निंग की शुरुआत करेगा, अधिगम की शुरुआत करेगा, तो वो सिर्फ रटन विद्या से ही शुरुआत करेगा। हमने भी ऐसी शुरुआत करी थी, ABCD सबसे पहले हमने रटना सीखा था, उसके बाद में हमने समझा कि A फॉर एप्पल होता क्या है, फिर हमने धीरे धीरे जोड़ जोड़ के A से B C D फिर हम Z तक पहुंचे। उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे शब्दों का बनाना शुरू करा, ठीक है, एप्पल, बॉय, कैट, फिर हम शब्दों से सेंटेंस बनाने लगे, सेंटेंस से अब हम पूरे के पूरे पैराग्राफ बनाने लगे। तो ये सब बाद में हुआ है, सबसे पहले रोट लर्निंग से हमने शुरुआत करी है। और वो क्या थी हमारी, वो हमारी रिमेम्बरिंग वाले के अंदर, रिमेम्बरिंग वाले स्टेज के अंदर आती है, ठीक है, जिसको हम मेमोरी लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग का ग्रुप सेंटर्ड मेथड कौन सा है, प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स, टीम टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम की एक समूह केंद्रित पद्धति है, व्याख्यान नोट्स प्रदान करना, टीम शिक्षण, प्रदर्शन पद्धति या फिर विचार मंथन। तो आपका जो विचार मंथन है यानी कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आपकी, वो किसके अंदर होती है, वो आपकी ग्रुप्स के अंदर होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब है, जब हम क्विकली आइडियाज देते हैं, टीचर आपको एक टॉपिक दे देता है और वो आपको बोलेगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर क्विक आइडियाज देने हैं, ठीक है, ताकि वो ये जान सके कि भाई उस टॉपिक के बारे में अपने स्टूडेंट्स को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में। तो वो कहता है कि भाई जो भी आपको पता है इसके बारे में आप क्विकली उसके आइडियाज देते रहो, क्विकली उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते रहो, ताकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग के अंदर और लर्निंग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रोवाइडिंग लेक्चर नोट्स में तो हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। टीम टीचिंग में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है टीम, यहाँ पे 2-4 टीचर्स की टीम होती है और फिर वो टीम मिलके बच्चों को पढ़ाती है, एक क्लास को टीम मिलके पढ़ाती है, ठीक है, तो वो टीम टीचिंग होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन में हम डेमो देके दिखाते हैं, हमको कोई भी चीज सीखनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डेमो दिखाते हैं, भाई ये हमारी डेमो क्लास है या फिर ये आपका डेमो प्रोजेक्ट है, ताकि उसको देख के हम चीजों को सीख सकें। तो वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो इसका करेक्ट आंसर है, विचार मंथन इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, डिस्कशन फोरम्स आर वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक्स। मूक्स क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो क्या उनका 4 क्वाड्रेंट है, तो क्या उन चारों में से एक क्वाड्रेंट आपका डिस्कशन फोरम है क्या। और फिर अगला आपका रीजन पूछा है, डिस्कशन फोरम्स आर इनबिल्ट फीचर ऑफ LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के क्या डिस्कशन फोरम इनबिल्ट फीचर होते हैं क्या। हिंदी में बता देती हूँ एक बार। पहला आपका अभिकथन बोला है, चर्चा मंच मूक के एक 4 है ना जो क्वाड्रेंट से उनमें से एक है क्या। और फिर दूसरा कारण दिया है, चर्चा मंच अधिगम प्रबंधन प्रणालियों की अंतर्निहित विशेषताएं हैं क्या, वो हमको बतानी है। तो हाँ, दोनों ही बात सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो इसकी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब हमने देखा था कि मूक्स के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्या 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके आपको PDF भी मिलती है मूक्स के ऊपर, ठीक है, आपको PDF भी मिलती है, फिर आपको क्विजेस भी मिलते हैं और आपको डिस्कशन फोरम्स भी मिलता है। डिस्कशन फोरम यानी कि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप वो भी पूछ सकते हो डिस्कशन फोरम्स के अंदर। तो हाँ, ये बात सही है कि मूक्स क्या है, जो 4 क्वाड्रेंट है मूक्स के, उनमें से एक है आपका डिस्कशन फोरम। अगला क्या बोला है, जो डिस्कशन फोरम वाला आपका क्वाड्रेंट है, क्या वो LMS के अंदर इनबिल्ट फीचर होता है क्या। LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी हम ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, क्या उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक आपका फीचर है ना डिस्कशन फोरम भी होता है क्या। हाँ, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्कशन फोरम है वो आपको ऑनलाइन जो भी आपकी वेबसाइट है वहां पे दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, लेकिन जो इसकी व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं 2023 के क्वेश्चंस पे। अभी तक हमने 2019 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि 2023 जो रिसेंट हमारा एग्जाम हुआ है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जो हमने मोस्टली पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड में वही कुछ आया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने दिमागों को खुला रखना पड़ेगा, वहां पे अपने चक्षु नेत्रों को खुला रखना और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 2023 में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है।
सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय लर्नर्स एंड टीचर्स फॉर असिंक्रोनस इंटरेक्शन। असिंक्रोनस क्या होता है, ये आपका जो कम्युनिकेशन है उसका एक टर्म है असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस क्या होता है, आपकी दो टर्म्स होती है, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस होता है आपका लाइव, यानी कि फेस टू फेस, जब आप किसी से लाइव बात कर रहे हो, फेस टू फेस आमने सामने बात कर रहे हो ना, वो होता है आपका सिंक्रोनस। जब आप तुरंत उससे बात कर रहे हो और तुरंत आपको उसका है ना रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन असिंक्रोनस क्या होता है, नॉन फेस टू फेस, जब आप किसी से लाइव बात नहीं कर रहे हो, या तो आप चैटिंग पे बात कर रहे हो या फिर आप फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन आप आमने सामने बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे असिंक्रोनस का पूछा है, जो आमने सामने नहीं होता है, उस इंटरेक्शन के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्यकालिक है ना अंत क्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को प्रस्तुत करते हैं। और सिंक्रोनस इंटरेक्शन कौन सा होता है वो हमको बताना है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर होता है, ईमेल के अंदर होता है, विकीज एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है, क्या डिस्कशन बोर्ड्स के अंदर होता है, या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर होता है। अभी मैंने बताया कि लाइव यानी कि वो तो आमने सामने हो गया, लेकिन यहाँ पे तो असिंक्रोनस की बात हुई है, तो इसको तो हटा ही दो। फिर वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी आपका लाइव हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह, तो इसको भी हटा ही दो। लेकिन ईमेल इसका आंसर जरूर होगा। ठीक है, डिस्कशन बोर्ड इसका आंसर जरूर होगा, और डॉक्यूमेंट इसका आंसर जरूर होगा, यानी कि BCD इसका करेक्ट आंसर है। क्या बोला है, BCD, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सिंक्रोनस और सिंक्रोनस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंक्रोनस जो होता है फेस टू फेस, और सिंक्रोनस नॉन फेस टू फेस, जिसमें हम आमने सामने नहीं बैठते हैं, और जो हमको फीडबैक है वो भी हमको तुरंत नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैंने आपको ईमेल भेजा, तो ईमेल में मैंने आपको भेज दिया। अब पहली बात तो हम दोनों आमने सामने नहीं बैठे हैं, आप आपके घर पे हो, मैं मेरे घर पे हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको अभी ईमेल भेजा, तो मैंने भेजा, अब आप जब आपका ईमेल खोलोगे तब आप उसको पढ़ोगे, फिर उसका रिप्लाई दोगे, यानी कि पहली बात तो हम आमने सामने भी नहीं है, और दूसरी बात जो मेरे को उसका रिप्लाई मिल रहा है वो भी तुरंत नहीं मिल रहा है, कुछ समय बाद में मिल रहा है, तो वो होता है असिंक्रोनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल आपका एक नया कंसेप्ट जुड़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इससे आपके जो अभी रिसेंट वाला जो एग्जाम हुआ है 2023 के अंदर, उससे काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं इस टॉपिक से। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल होता क्या है, पहले इसको समझो। जब भी हम किसी को कोई भी नई स्किल सिखाते हैं, ठीक है, कोई किसी भी नए कौशल को सिखाते हैं, तो हम कैसे सिखाते हैं, क्या उसके स्टेजेस हैं, उसके बारे में बताया हुआ है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर। यानी कि अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम में कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षुता की रणनीतियां हैं। जब भी हम किसी को कौशल सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और यही पूरी थ्योरी है आपकी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप की। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल की थ्योरी है। अब इसमें से हमसे पूछा है कि वो स्टेजेस कौन से हैं, वो आपको बताना है। क्या वो मॉनिटरिंग, कोलैबोरेशन और सोशलाइजिंग है, मॉडलिंग, कोचिंग और स्कैफोल्डिंग है, ऑगमेंटेशन, रिटेंशन और एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन और एक्सप्लोरेशन है, या फिर मेमोराइजिंग, रिहर्सल और आइडेंटिफिकेशन है। तो ये जो है ये आपके स्टेजेस हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आता है आपका मॉडलिंग, फिर आता है आपका कोचिंग, फिर आता है स्कैफोल्डिंग, फिर फोर्थ स्टेज है आपका आर्टिकुलेशन, फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्शन, और सिक्स्थ स्टेज है आपका एक्सप्लोरेशन। तो टोटल 6 स्टेजेस बताए हैं इसके अंदर। सबसे पहले मॉडलिंग यानी कि प्रस्तुतिकरण, हम सबसे है ना एक एक करके हम सभी 6 स्टेप्स को समझते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहला है आपका मॉडलिंग। मॉडलिंग यानी कि मैं किसी भी कौशल को आपको सिखा रही हूँ, मैं आपको डांस करना सिखा रही हूँ, या फिर मैं कुछ भी आपको सिखा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको उसका मॉडल करके दिखाऊंगी, यानी कि मैं आपको रोल मॉडल करके दिखाऊंगी उस चीज का। जो भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, पहले मैं उसकी मॉडलिंग करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, दूसरी में फिर मैं आपको कोचिंग यानी कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी यानी कि मैं आपको हेल्प करूंगी। मैं आपको क्या करूंगी, हेल्प करूंगी उस चीज को प्रॉपरली करने के लिए। अगर मैं आपको कोई डांस का स्टेप सिखा रही हूँ, सबसे पहले मैंने वो स्टेप आपको दिखाया, मॉडलिंग करी। दूसरे में फिर मैंने आपको क्या करा, सपोर्ट करा, यानी कि मैंने आपको हेल्प करी कि भाई आप कैसे अपने है ना हैंड्स के स्टेप को चला सकते हो, कैसे आप अपने लेग्स के स्टेप्स को चला सकते हो। तो मैंने क्या करा, आपको उसमें सपोर्ट करा, हेल्प करा। स्कैफोल्डिंग, इसमें भी मैं आपको सपोर्ट ही करूंगी, लेकिन फिर जब मैं इसमें भी आपको सपोर्ट कर रही हूँ और कोचिंग में भी सपोर्ट कर रही हूँ, तो फिर डिफरेंस क्या है, कोचिंग में मैं आपको सपोर्ट करूंगी, लेकिन स्कैफोल्डिंग में धीरे धीरे जो मेरी हेल्प है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको वो चीजें 2-3 बार बता दी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप खुद से उन चीजों को प्रैक्टिस करो और सीखो। अगर आपको कभी कोई है ना दिक्कत आती है कि मैम ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो आप बता दो। अगर आप मुझसे पूछते हो, मेरी हेल्प मांगते हो,
तो मैं आके आपकी हेल्प करूंगी, अदरवाइज मैं सामने से आके आपकी हेल्प नहीं करूंगी। लेकिन कोचिंग के अंदर अभी आप नए स्टूडेंट हो, अभी आपने जस्ट स्टार्ट ही करा है, आपको नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मेरा फर्ज बनता है आपको हेल्प करना। लेकिन मैंने आपको जब सब कुछ पढ़ा दिया है तो फिर धीरे धीरे मेरा जो सपोर्ट है वो फेड होने लगेगा, धीरे धीरे मेरी जो हेल्प है वो आपकी तरफ कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे लर्नर्स है, वो खुद से चीजों को करके सीखे। तो वो डिफरेंस होता है स्कैफोल्डिंग में और कोचिंग के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, आर्टिकुलेशन करते हैं, फिर रिफ्लेक्शन और फिर लास्ट में एक्सप्लोरेशन होता है। तो ये 6 स्टेजेस होते हैं आपकी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और डी यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल कम्स अंडर टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल। तकनीकी वैज्ञानिक निर्देशन मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाठ्य चर्चा विकास निर्देशन आते हैं, ठीक है। कौन सा करिकुलम का मॉडल जो है टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल के अंदर आता है। तो हमारे करिकुलम के 2 मॉडल होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। तो हमको बताना है कि टेक्निकल वाला कौन सा है। टेक्निकल मॉडल को हम दूसरे नाम से भी समझ सकते हैं, जो कि है ट्रेडिशनल मॉडल। जो पुराना मॉडल होता है ट्रेडिशनल वाला, वो होता है टेक्निकल मॉडल, ठीक है। तो आपके टेक्निकल मॉडल में आते हैं टाबाज मॉडल, एक आता है आपका हंकिन का मॉडल, एक आता है आपका गुडलैंड का मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, डी और ई इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, डी और यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब समझो कि करिकुलम होता क्या है। मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की जब क्लासेस करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि करिकुलम क्या होता है। करिकुलम होता है, एक तो हमारा सिलेबस होता है, एक हमारा करिकुलम होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि है ना, करिकुलम और सिलेबस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, सेम नहीं होते हैं। सिलेबस आपका करिकुलम का ही एक हिस्सा होता है। करिकुलम में आपकी सिलेबस प्लस आपकी जो एक्टिविटीज है, यानी कि करिकुलम में आपकी सिलेबस प्लस जो आपकी एक्टिविटीज है वो आती है। सिलेबस तो आप क्या पढ़ने वाले हो इस पूरे साल के अंदर, वो आ गया। एक्टिविटीज, भाई आप जब स्कूल में जाते हो तो सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी ना करते हो, वहाँ पे आपके स्पोर्ट्स होते हैं, आपके एनुअल फंक्शंस होते हैं, आपकी होली दिवाली के फंक्शन होते हैं, काफी सारी आपकी एक्टिविटीज होती है। कोई डांस कंपटीशन हुआ, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ, ये सारी एक्टिविटीज भी तो होती है वहाँ पे। इन दोनों को मिला के आपका पूरा का पूरा करिकुलम बनाया जाता है कि भाई इस साल में 2023 की जनवरी से लेकर जो आपका नया साल जब तक आएगा, जो पूरा सेशन चलेगा आपका स्कूल का, इस पूरे साल में हम बच्चों को क्या क्या करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, प्लस उनकी क्या एक्टिविटीज होने वाली है, हम क्या स्पोर्ट्स डे रखेंगे क्या इस साल के अंदर, क्या हम एनुअल फंक्शन करवाएंगे, क्या हम ऐसे राइटिंग का कंपटीशन करवाएंगे, डांस का कंपटीशन करवाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होगी वो सारी एक्टिविटीज प्लस सिलेबस, इन सबको मिला के आपका पूरा का पूरा करिकुलम बनता है। पूरा का पूरा साल का आपका करिकुलम बनता है, जो कि आपकी कौन बनाती है, आपकी स्कूल, आपकी जो भी प्रिंसिपल होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो आपके 2 करिकुलम के मेथड होते हैं, एक होता है आपका टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाला होता है आपका टीचर सेंटर्ड या फिर ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड तो नहीं, पर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा बोलेंगे। ट्रेडिशनल क्यों है? क्योंकि ये फोकस करता है कि जो स्कूल है वो बच्चे के लिए करिकुलम को तैयार करे। लेकिन जो नॉन टेक्निकल वाला है उसको हम मॉडर्न मेथड भी बोल सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, बच्चे को खुद से डिसाइड करने दो उसको क्या पढ़ना है, उसको कैसे सिलेबस को पढ़ना है, क्या उसके लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये सब बच्चे को खुद से डिसाइड करने दो। तो वो मॉडर्न मेथड है जो कि नॉन टेक्निकल है। लेकिन ये टेक्निकल है जो कि क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। वो कहता है कि नहीं, प्रिंसिपल जो है स्कूल के या फिर जो स्कूल की जो हायर अथॉरिटीज है वो मिलकर डिसाइड करेगी कि एक बच्चे का क्या करिकुलम होना चाहिए पूरे साल का, ठीक है। तो ये होती है आपकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल मॉडल और ये होता है आपका करिकुलम। तो टेक्निकल मॉडल में आता है आपका टाबा का मॉडल, ठीक है, हंकिन का मॉडल, गुडलैंड का मॉडल और एक और होता है आपका टाइलर का मॉडल। ये 4 मॉडल आते हैं आपके टेक्निकल वाले के अंदर। बाकी जो ओपन क्लासरूम है, वेनस्टीन का मॉडल जो है और 1-2 और मॉडल है वो आते हैं आपके नॉन टेक्निकल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, डी और ई, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। सभी आपके 2019 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस थे। हमने देखा था कि 2022 तक तो सभी क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन 23 में कुछ नए कंसेप्ट भी जुड़े, जैसे कि आपके करिकुलम के टेक्निकल नॉन टेक्निकल मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप वाले टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़े नए कंसेप्ट भी आपके जुड़ चुके हैं 2023 वाले के अंदर। अब इन टॉपिक से काफी हाई चांसेस है कि दिसंबर के अंदर फिर से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को, जो भी नए टॉपिक्स हैं वो आपको छोड़ने नहीं है, आपको अपने नोट्स के अंदर एड ऑन कर लेने हैं, ठीक है।
तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, और अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। हमारे नए नए जो भी कोर्सेज आते हैं, जो भी नए बैच स्टार्ट होते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी आपकी जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई वैकेंसी आती है, जॉब की वैकेंसीज आती है, वो हम सब कुछ बताते रहते हैं वहाँ पे। तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।